आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुझ पर 24 केस लगाए, वो मेरी छाती पर 24 मेडल है। तेलंगाना में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। चुनावी यार्ड पर सियासी वार, राहुल के बयान से गरमाई सियासत। मतगणना को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार, सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया। सीएम योगी ने रोड शो में हैदराबाद का नाम बदलने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी बोले, आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। देश के नागरिकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से डरने की जरूरत नहीं, बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। 39 के बदले 117 फिलिस्तीनी रिहा, हमास ने की सीज फायर बढ़ाने की मांग। गाजा पहुंचे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, सेना के जवानों से की मुलाकात। कच्चा तेल हुआ सस्ता, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आई गिरावट। बेटी से डरते हैं जावेद अख्तर, बोले गली बॉय जब बनी तो यकीन नहीं था जोया करेगी इंसाफ। और मुंबई इंडियंस में जोफ्रा आर्चर समेत 7 खिलाड़ियों को किया बाहर, देखे एमआई के रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझ पर 24 केस लगाए, वो मेरी छाती पर 24 मेडल है। राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार को एक ही बताते हुए हमला बोला और कहा कि उन्होंने केसीआर पर केस लगाए नहीं, क्योंकि मोदी केसीआर एक है। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसमें एक बटन ईडी वाला है और दूसरा सीबीआई वाला है। मोदी बटन दबाते भी नहीं, सिर्फ रिमोट कंट्रोल दिखाते हैं। जैसे ही दिखाते हैं केसीआर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि इन दोनों को हराने जा रहे हैं, पहले अभी तेलंगाना में फिर दिल्ली में। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, जबकि 5वें राज्य में चुनाव अभी बाकी है। बात तेलंगाना की है, जहां 30 नवंबर को मतदान होना है। बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनावी प्रचार में तीखी टीका टिप्पणी का दौर भी जारी है। राहुल गांधी के बयान से सियासी पारा गर्म हो गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ केसीआर और ओवैसी को एक साथ सियासी रूप से नथनी करके जनता के बीच अलग मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश पर पीएम मोदी ने आज पानी फेर दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा है कि कांग्रेस का मतलब केसीआर है, यानी जो मौजूदा सरकार है वैसे ही प्रकृति कांग्रेस की है, इसलिए जनता बीजेपी पर भरोसा करे। पीएम मोदी ने जनता को जो संदेश दिया उसका असर कितना होता है वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, जब ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के तहत 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस मतगणना पर आ गया है। मतगणना में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कांग्रेस ने आज राजधानी भोपाल में पाठशाला का आयोजन किया है। इस पाठशाला में प्रदेश के सभी 230 कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाया गया है। इस दौरान सभी प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि मतगणना के दौरान कैसे सावधानी बरतनी है। राजधानी भोपाल में आयोजित ट्रेनिंग 2 शिफ्ट में दी जा रही है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई पहली शिफ्ट में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के कांग्रेस प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि पाठशाला की दूसरी पाली सुबह 2:30 में शुरू होगी। इस दौरान इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग के प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्याशियों के साथ पोलिंग एजेंट भी मौजूद है। कांग्रेस ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को आज रविवार 27 नवंबर को राजधानी भोपाल बुलाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में एक रोड शो के दौरान हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान किया था। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलने का आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम का यहाँ आए, उनका एक पेटेंट डायलॉग है कि हम नाम बदल देंगे, उनको कुछ और नहीं आता है। एआईएमआईएम के नेता ने आगे कहा है कि अरे भाई, आप हैदराबाद का नाम नहीं बदल सकते, आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह बोल रहे हैं मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने रविवार 26 नवंबर को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत के रूप में काम किया है। देश के नागरिकों को कोर्ट में जाने से डरना नहीं चाहिए या इसे अंतिम विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहिए। HT रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जिस तरह संविधान हमें स्थापित लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक मतभेदों को हल करने की अनुमति देता है, उसी तरह कोर्ट सिस्टम स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के जरिए कई अंतर के समाधान करने में मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए CJI ने कहा, इस तरह देश की हर मामला संवैधानिक शासन का विस्तार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य लोग भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमास और इजराइल के बीच हुए 4 दिवसीय युद्ध विराम समझौते के तीसरे दिन 17 और बंधकों की रिहाई हुई। इनमें 13 इजरायली और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हमास ने गाजा के एक अस्पताल में इन बंधकों को रेड क्रॉस इंटरनेशनल सोसाइटी के वॉलंटियर्स के हवाले किया, जिन्होंने सभी को इजरायली सुरक्षा बलों को सौंप दिया। हमास ने अब तक बंधकों के 3 बैच को रिहा किया है, जिसमें 39 लोग शामिल थे। इसके बाद इजराइल ने अपनी जेलों में बंद 117 फिलिस्तीनी कैदियों को किया है। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद हमास और इजराइल 4 दिवसीय युद्ध विराम के समझौते के लिए सहमत हुए थे। समझौते के तहत हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बदले इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। यानी एक बंधक के बदले 3 कैदियों की रिहाई की डील हुई थी। अब इस समझौते के तहत हमास को और 11 बंधकों को रिहा करना है। बदले में इजराइल को 33 कैदियों को अपनी जेलों से छोड़ना है। संभावना है कि इजराइल इस संघर्ष विराम को और लंबा खींचने पर सहमत हो जाए, जिससे सभी बंधकों की रिहाई संभव हो सके। चरमपंथी संगठन हमास के साथ चल रहे संघर्ष विराम के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा पट्टी में पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि जंग आखिर तक जारी रहेगी। इजराइल को कोई नहीं रोक सकता है। नेतन्याहू ने अपने कार्यकाल की ओर से जारी एक वीडियो में कहा, हम अपने बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आखिरकार हम उन सभी को वापस लाएंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने कहा, इस जंग में हमारे 3 लक्ष्य हैं। हमास को खत्म करना, हमारे सभी बंधकों को वापस लाना और यह सुनिश्चित करना कि गाजा फिर से इजराइल के लिए खतरा न बने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्रेंट क्रूड का रेट $80 प्रति बैरल तक आ गया है। WTI क्रूड $75.21 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी हर रोज की तरह आज सोमवार 27 नवंबर 2023 के लिए ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट कर दिए हैं। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में गिरावट के बाद भी देश में पेट्रोल के दाम गिरते नहीं दिख रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक देश के सभी शहरों में पेट्रोल, डीजल के भाव स्थिर है। द आर्चिज 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के स्टार कास्ट से लेकर कहानी सबकी खूब चर्चा हो रही है। उतने ही सवाल मेकर से भी पूछे जा रहे हैं। साहित्य आज तक में जावेद अख्तर, जोया अख्तर पहुंचे। बातचीत के दौरान पिता बेटी का बेहद ही खूबसूरत बॉन्ड देखने को मिला। जावेद ने बताया कि अपनी बेटी जोया से कितना डरते हैं। साथ ही जोया ने जब गली बॉय बनाई तो वो बेहद हैरान रह गए थे। जावेद ने बेटी जोया की तारीफों के खूब पुल बांध और साथ ही बताया कि वो उनसे कितना डरते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने IPL 2024 से पहले रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। हर बार की तरह इस बार 2024 में भी रोहित शर्मा की टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं टीम ने कुल 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी रिलीज कर दिया है, जिसमें स्टार पेसर जोफ्रा आर्चर भी शामिल है। मुंबई इंडियंस की इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या की वापसी की खबरों पर विराम लग गया है। रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट से पहले हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी की खबरें जोरों पर थी। वहीं बात
करें तो मुंबई इंडियंस के लिए पिछला सीजन अच्छा गुजरा था। हालांकि टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। मुंबई ने नंबर 4 पर रहकर क्वालिफाई किया था, जिसके बाद उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हराया था। लेकिन फिर क्वालिफायर 2 में उन्हें हार्दिक पांड्या की कप्तानी गुजरात टाइटंस से 6 झेलनी पड़ी थी।